नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रीट में। आज से हम लोग जूरिस्प्रूडेंस शुरू कर रहे हैं। इसमें देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से समझेंगे। ये पूरा वीडियो आपका जो पूरी सीरीज़ होगी करीब 10 आपके वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी और जिसके माध्यम से आपको पूरा जूरिस्प्रूडेंस समझाने की कोशिश की जाएगी, जिसको पढ़ने से आप अपने जूरिस्प्रूडेंस को थोड़ा मजबूत बना सकते हैं। जितना हमारा अनुभव रहा है उस अनुभव के आधार पे हम कोशिश करेंगे कि पूर्ण रूप से आपको जूरिस्प्रूडेंस समझ में आए। तो बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हमारा पहला यूनिट रहेगा। आपको बता दें, जूरिस्प्रूडेंस में करीब 12 यूनिट हैं। उन 12 यूनिट में पहला यूनिट आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद निरंतर धीरे धीरे करके हम 10 वीडियो में ऑलमोस्ट पूरा 12 यूनिट का जो सिलेबस है कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, जिसे हम हिंदी में विधि शास्त्र कहते हैं, तो आज इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें आगे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम पहले यूनिट के सिलेबस को समझेंगे। तो पहले यूनिट के सिलेबस में हम देखने जाएं अगर, तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन को समझना होगा कि सबसे पहले समझेंगे कि आखिर जूरिस्प्रूडेंस क्या है। जूरिस्प्रूडेंस शब्द की अगर बात की जाए, ये जो शब्द दिया गया है इसकी मीनिंग को डिकोड करेंगे और आपके नॉर्म्स को समझेंगे कि मानक क्या होते हैं, नॉर्मेटिक सिस्टम क्या होते हैं, कि मानक बनाए कैसे जाते हैं, और साथ में यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के मानक कैसे होते हैं। जैसे गेम में बनाए गए रूल्स कैसे बनते हैं, भाषा में बनाए गए ग्रामर के रूल कैसे बनते हैं, और अलग अलग अगर बात की जाए आपके यूनियंस यानी कि संघ, कोई भी अगर कोई यूनियन तैयार किया जा रहा है, संघ बनाया जा रहा है, ग्रुप बनाया जा रहा है, उसके नियम कैसे बनते हैं, ये सभी चीज़ों, और जो हमारी प्रथाएं हैं वो प्रथाओं के नियम में कैसे तब्दील हो जाती है, ये सभी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ में अलग अलग आपकी बात की जाए लीगल सिस्टम के तहत कि नॉर्मेटिव ऑर्डर क्या होते हैं, कि किस तरीके से आपकी विधि में मानक का क्या रोल होता है, ये भी देखेंगे। और यहाँ पे बड़े जो आपके विद्वान हैं, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस से जुड़े हुए जो आपके जूरी रहे हैं, उन लोगों की डेफिनेशंस को देखेंगे। ये सभी चीज़ों को बाय अरेंज्ड करके हमने बनाने की कोशिश की है। कोई चीज़ आगे पीछे होगी लेकिन आपको एक अरेंज्ड फॉर्म में मिलेगी, जिससे आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो बगैर किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले अपना विधि शास्त्र की मीनिंग को डिकोड करते हैं। तो विधि शास्त्र की अगर बात की जाए, जिसको हम अंग्रेजी में जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, तो इससे ही शुरू करते हैं। तो जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, ये क्या है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है, जुरिस, जिसको हिंदी में कानून बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा शब्द क्या है, प्रूडेंसिया। प्रूडेंसिया, ठीक है। प्रूडेंसिया मीन्स होता है ज्ञान। तो जुरिस मतलब होता है कानून, प्रूडेंसिया मतलब होता है ज्ञान। चलिए अब इसमें एक नई चीज़ और सीखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ये लैटिन वर्ड बहुत आता है। क्या होता है आखिर ये लैटिन वर्ड? इस लैटिन वर्ड को समझते हैं, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए लैटिन वर्ड की, तो विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में लैटिन वर्ड बहुत बार आएंगे। तो इस चीज़ को आप समझें। तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो पुराने समय में जो रोमन कानून था या मिस्र के आसपास का जो कानून था, वह पूरा उसका जो पूरा सिद्धांत तैयार किया गया है वो पूरा लैटिन भाषा में तैयार किया गया है, ठीक है। जैसे आपको एक बात बताएं, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं जिनको, हम लोगों को मिलता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या कह सकते हो संवैधानिक उपचार, जिसमें 5-6 रिटों को लगाने का हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं। उसमें एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं सशरीर प्रस्तुत करना। तो जो हैबियस कॉर्पस शब्द होता है, ये क्या होता है, एक लैटिन शब्द होता है। तो ये अपने आप में क्या व्याख्या करता है हैबियस कॉर्पस, पूरे शरीर के साथ व्यक्ति को पेश करें, किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, इसका नाम है भीम। आपने देखा होगा एक आदिवासी समुदाय को पुलिस अपने पास हिरासत में ले लेती है,
24 घंटे होने के उपरांत भी कोर्ट में पेश भी नहीं करती है और उसकी पत्नी बार बार परेशान रहती है, तो एक वकील के माध्यम से वो कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट लगवाती है। तो जिसके माध्यम से जज जो होते हैं बोलते हैं कि उस व्यक्ति को सशरीर प्रेजेंट करें। तो ये जो बात है क्या है, ये हैबियस कॉर्पस एक अपने आप में सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांतों के शब्द या मैग्जिम्स आपको मिलते रहेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उनको आप समझेंगे। अच्छा, मैग्जिम्स के बारे में भी बता दें आपको, मैग्जिम्स को ही हिंदी में सिद्धांत बोला जाता है, इंग्लिश में प्रिंसिपल्स बोले जाते हैं। कभी कभी बोला जाएगा कुछ मैग्जिम्स पढ़ लीजिए, तो ये मैग्जिम्स क्या होंगे, उनका मतलब कुछ सिद्धांत पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया था, जुरिस मतलब होता है कानून, प्रूडेंसिया मतलब होता है ज्ञान। जैसे आपने सुना होगा कहीं कहीं न्यायालयों में जूरी बोला जाता है। जूरी किसको बोला जाता है, जजेस को। तो जजेस को जूरी बोला जाता है और कानून को जुरिस बोला जाता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। प्रूडेंसिया मतलब ज्ञान होता है। जब दोनों को जोड़ देते हैं, अगर हम कानून को और ज्ञान को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कानून का ज्ञान, है ना, कानून का ज्ञान बन जाता है। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो इसका अगर सीधा अर्थ निकाला जाए तो इसका सीधा शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा, कानून का ज्ञान यानी नॉलेज ऑफ लॉ। तो ये इस चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिर हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये चीज़ यहाँ क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं विधि शास्त्र के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में। आखिर विधि शास्त्र है क्या, तो शुरू करते हैं। तो विधि शास्त्र के लिए एक परिभाषा से समझते हैं कि यानी कि जुरिस्प्रूडेंस कानून के विज्ञान और सिद्धांतों का अध्ययन है, और इसे हिंदी में विधि शास्त्र कहा जाता है। क्या बोला गया है, कानून के विज्ञान, ठीक है, पहले इस चीज़ को डिकोड करेंगे, और सिद्धांतों का अध्ययन। तो किस चीज़ का विज्ञान है, कानून का विज्ञान। मतलब कोई भी साइंस, जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री क्या होता है, केमिकल की एक कह सकते हो पूरी हिस्ट्री होती है, केमिकल के बारे में किस तरीके से केमिकलों को यूज करना है, किसी केमिकल को किसी में मिला करके एक नया कंपाउंड बन जाता है, तो कि किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम, केमिस्ट्री के अंतर्गत। अगर हम जुरिस्प्रूडेंस की बात की जाए तो जुरिस्प्रूडेंस क्या है, कानून का विज्ञान। कानून बनेगा कैसे, अगर आप कानून बनाना है, आपको अगर कानून बनाना है तो जुरिस्प्रूडेंस का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए आपको वैक्सीन बनानी तो आपको केमिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको कानून बनाना है तो जुरिस्प्रूडेंस का ज्ञान होना चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर होगा। अगले पॉइंट की बात की जाए तो इस सिद्धांतों का अध्ययन भी करता है। जो आपने प्रिंसिपल्स बनाए, मान लीजिए कि हमारी रीति चल रही है कि हिंदू धर्म में भाई 7 फेरे से ही शादी होती है, तो वो 7 फेरे से शादी होती है, तो ऐसे ही सिद्धांत हम लोगों ने मानक बना दिए, तो ऐसे भी मानकों का अध्ययन करते हैं। या किसी भी देश में मौलिक अधिकार बना दिए, उन मौलिक अधिकारों को क्यों मौलिक अधिकार कहा गया है, उस चीज़ की व्याख्या करने की कोशिश क्या करता है, जुरिस्प्रूडेंस करता है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विधि शास्त्र कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अगर बात की जाए तो ये क्या बताता है, कानून है क्या, मतलब कानून की डेफिनेशन को समझाने की बात करते हैं कि भाई हमें लगता है कि भाई हम कानून को पढ़ रहे हैं, हमें कानून को पढ़ना नहीं है, कानून आखिर बना कैसे और वो क्यों बना, है ना, इसका उद्देश्य क्या था, व्हाट इज़ द एम ऑफ लॉ, मतलब कानून का उद्देश्य क्या था और समाज पर क्या इसका असर पड़ता है, ये सभी चीज़ें ये विधि शास्त्र खुद से देता है। तो कानून में अगर आपको प्रकांड विद्वान होना है तो विधि शास्त्र में गहरा ज्ञान होना जरूरी है। इस चीज़ को समझें। सरल भाषा में अगर बात की जाए तो कह सकते हो ये कानून को समझने की कोशिश
और उसकी व्याख्या करने में मदद करता है, इंटरप्रिटेशन करता है। अगर किसी कानून को बहुत अच्छे से आपको समझना है, कोई आपके सामने एक सेक्शन आ गया है, उस सेक्शन में बहुत ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स दिए गए हैं, उन वर्डों को अगर सही तरीके से अगर उसका इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या करनी है तो वो कौन करेगा? विधि शास्त्र करेगा। क्योंकि भाई जब हमारे सामने केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला आ जाता है, जैसे H2+O2 इक्वल टू क्या हो जाता है? H2O, और एक को उड़ा देते हैं हम, तो इस H2 को क्या बोलेंगे? हम क्या पढ़ेंगे? एक केमिस्ट्री को निकालते हैं, उस केमिस्ट्री में प्रेडिक्टेबल पढ़ते हैं, तब जा कर के हम डिकोड करते हैं। ऐसे ही विधि शास्त्र आपको इंटरप्रिटेट करने की मदद करती है, इंटरप्रिटेशन करने की मदद करती है। तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब इसकी कुछ परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जो बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा आपकी परिभाषाएं दी गई हैं, उससे भी थोड़ा हम इसमें अलग डायरेक्शन से सोचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे जो जो कह सकते हो विधि शास्त्री, जिनको एक विधि के क्षेत्र में बड़ा माना जाता है, जॉन ऑस्टिन नाम है। कुछ नए नए आपको विधि शास्त्री मिलेंगे जो बहुत अलग अलग नामों से जाने जाएंगे, और इन सभी विधि शास्त्रियों का नाम पता होना चाहिए और उनकी सोच पता होना चाहिए। सोच मीन्स वो किस डायरेक्शन में चीज़ों को समझते थे, क्योंकि हर एक विधि शास्त्री अलग अलग तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन या व्याख्या कर रहा होगा। तो पहले तो उनकी सोच समझ लेंगे तो अपने आप उनकी परिभाषाएं याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जॉन ऑस्टिन के द्वारा क्या कहा गया था। तो उन्होंने क्या बोला कि यह वह विज्ञान है। विज्ञान सभी लोग बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे एक केमिकल को तैयार करने के लिए केमिस्ट्री, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए फिजिक्स, है ना, बायोलॉजी के पूरे कंपोनेंट को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी या पूरे कह सकते हो बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने के लिए बायोलॉजी होता है, वैसे ही कानून को समझने के लिए विधि शास्त्र होता है। तो वह विज्ञान जो कानून के सिद्धांतों का विश्लेषण करे। आप समझे इस चीज़ को, कानून के सिद्धांत कैसे? जैसे कि पता है कि भाई कि 6 से 14 साल की एज तक जो हमारी बात की जाए तो इस एज तक सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलेगी आरटी एक्ट के तहत। तो ये हमने क्या बना दिया? अपने देश में एक नियम बना दिया। तो ऐसे नियमों को अच्छी तरीके से व्याख्या करने में मदद करेगा कि उसमें जो डेफिनेशन दी गई होगी, पर्टिकुलर एक एक डेफिनेशन को हम जब डिकोड करेंगे तो उस डिकोड से बहुत बड़ा कह सकते हो उसकी इंटरप्रिटेशन तैयार हो जाती है। जब भी आपने देखा होगा कि कानून तो बहुत लचीला है, कोई भी व्यक्ति बच जाता है, कोई फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े वकील होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो विधि शास्त्र में गहरी पकड़ रखते हैं। वो हर एक शब्दों को क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता तो ये भी हो सकता है। तो क्या करता है? विश्लेषण करने में मदद करता। क्या? जुरिस्प्रूडेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो अगली परिभाषा हमारी क्या रहेगी? वो परिभाषा आती है सिसरो के द्वारा। ये भी एक बड़े विद्वान हैं। तो ये क्या बोलते हैं? विधि शास्त्र क्या है? ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। आप समझते हैं क्या होता है दार्शनिक पक्ष? अभी आपको दार्शनिक शब्द को भी तो पता होना चाहिए, आखिर ये दर्शन होता क्या है, तभी तो इस परिभाषा को समझेंगे। चलिए सबसे पहले दर्शन को समझते हैं। 1 मिनट के अंदर दर्शन समझाएंगे, अपने आप ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। अगर बात की जाए दर्शन शास्त्र की, यानी जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट क्या बताता है? ये बताता है जीवन का अस्तित्व क्या है, आखिर जीवन है क्या, कैसे व्यक्ति का जीवन होता है, आत्मा क्या है, मरने के बाद आदमी की आत्मा कहाँ जाती है, हमारा अस्तित्व क्या है, ज्ञान क्या है, नैतिकता के नियम क्या हैं, और जो वास्तविकता से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का अध्ययन कौन करता है? दर्शन कराता है। तो उसका उद्देश्य होता है दुनिया और मानव जीवन को एक कार्य प्रणाली, सत्य, अच्छाई, बुराई, अन्य तरीके के मौलिक तत्वों को समझाने की कोशिश करना। क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं, दर्शन का मतलब कह सकते हो दूसरी भाषा में अलग अलग धर्म अपने अपनी तरीके से परिभाषाएं दे रहे होते हैं। हिंदू धर्म अपने तरीके से बोलता है कि पुनर्जन्म होता है या पुनर्जन्म नहीं होता है। बौद्ध धर्म बोलता नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये क्या है? इंटरप्रिटेशन हो रही है, सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें दर्शन के अंदर ही पढ़ने को मिलती हैं। जब दुनिया भर के सभी धर्मों को आप पढ़ लेंगे,
इसका मतलब है आपने दर्शन शास्त्र में कहीं ना कहीं ज्ञान हासिल किया है, तो आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। तो दर्शन शास्त्र मतलब आप कह सकते हो भगवान बन गए हो, दुनिया के सभी धर्मों को आपने अच्छे से पढ़ लिया है और एक आपकी समझ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है, तो आप बहुत ज्ञानी हो गए अगर दर्शन पढ़ लिया। तो इसका दूसरा मतलब ये भी होगा। तो सिसरो ने क्या बोला कि विधि शास्त्र ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। तो कह सकते हो कि विधि शास्त्र को पढ़ने के बाद आप इतने गहरे ज्ञानी हो जाओगे कि आपको हर क्षेत्र की पकड़ रहेगी, क्योंकि विधि जो होती है, लॉ जो होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये आपके हर क्षेत्र के लिए बनते हैं। चाहे वो कह सकते हो आप विज्ञान के क्षेत्र के लिए लॉ बनाना हो, चाहे आपको कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र के लिए लॉ बनाने हो, तो ये क्या है, हर एक क्षेत्र के अपने मानक होते हैं। उन मानकों को तैयार करने के लिए किसी न किसी विधि शास्त्री की ज़रूरत होती है कि नियम कितने उचित हैं, कितने अनुचित हैं। एक जो थिन लाइन डालने की कोशिश की जाती है अच्छे बुरे की, तो वो विधि शास्त्री ही तो डालेगा। तो ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है विधि शास्त्र। किसने बोला? सिसरो ने। आई होप ये क्लियर हो जाती है। उसके बाद हम अगली समझते हैं। ये जो हैं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सामंत नाम है इनका, ठीक है। सामंत ये भी एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं विधि के क्षेत्र के। तो उन्होंने क्या बोला है, विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। क्या है? विधि का विज्ञान है, साइंस ऑफ लॉ है। यह कह सकते हो कि सामंत ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान बोला है। यानी कि बात है कि भाई अगर हमें केमिकल रिएक्शन सीखनी है तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, अगर हमें लॉ में पारंगत हासिल करनी होगी तो हमें जुडिस्प्रूडेंस वाला विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। तो ये सामंत के द्वारा कहा गया है। क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप समझेंगे विधि शास्त्र के कुछ प्रकारों के बारे में। क्या होते हैं विधि शास्त्र के प्रकार? तो सामान्य विधि शास्त्र, जिसको जनरल जुडिस्प्रूडेंस भी बोलेंगे, तो एक ऐसा विधि शास्त्र जो पूरे समाज और राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है, और इसे सार्वजनिक कानून भी कहा जाता है, क्योंकि यह राज्य की संप्रभुता के अधीन होता है और पूरे समाज में समान रूप से लागू होता है। जैसे कि कर्तव्य, अधिकार, स्वतंत्रता, दंड, उपाय आदि। समझें, इस चीज़ को डिकोड करें कि पूरे समाज या राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। मतलब कहने की बात है, जो जनरल रूल होते हैं वो समाज के सभी लोगों पे लागू होंगे। जैसे आपने मर्डर किया, मर्डर के तहत आपको क्या होगा, जो आईपीसी की धाराएं होंगी, यानी कि जो बीएनएस है वर्तमान का, इसी धारा के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। आप या हिंदू हो या मुस्लिम, उससे कोई मैटर नहीं है। आप हिंदू भी हो या मुस्लिम भी हो, आप सिख भी हो, आप ईसाई भी हो, कोई भी हो, सब लोगों को एक ही धाराओं के तहत सज़ा दी जाएगी। तो क्या होता है, समान रूप से सभी लोगों के लिए लागू होता है, और इसे सार्वजनिक कानून भी कहते हैं। किसको? जनरल विधि शास्त्र को, क्योंकि यह राज्य की संप्रभुता के अधीन होता है। संप्रभुता का मतलब समझते हो? संप्रभुता जिसको हम बोलते हैं सॉवरेनिटी, यानी कि राज्य के पास वह ताकत जिसमें वो स्वतंत्र निर्णय ले सके। यानी कि समझें, राज्य को मतलब किसको बोला गया? राज्य किसी स्टेट को नहीं बोला गया कि यूपी, एमपी, बिहार। राज्य का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन में देश या हमारा पूरा भारतवर्ष, तो वो राज्य उसी को बोलेंगे। तो राज्य की संप्रभुता के अधीन होना, संप्रभुता का मतलब यह है कि वो राज्य जो है, यानी कि देश भारत हमारा है, कोई भी निर्णय ले तो किसी भी निर्णय को लेने में वो स्वतंत्र हो। कि भाई उसने बोला कि आईपीसी के तहत सभी को सजाएं होंगी, तो या बीएनएस के तहत सभी को सजाएं होंगी, तो फिर होंगी। उसमें कोई भी बीच में इंटरप्ट करके ये नहीं बोलेगा नहीं हमें तो नहीं होगी, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी। तो इस सभी लोगों को मानना भी पड़ेगा। संप्रभुता का दूसरे तरीके से मतलब समझाएं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम और हमारा जो सामने एक मित्र देश कह सकते हो रूस, इन दोनों की जब रूस और यूक्रेन की जब लड़ाई होती है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भारत का पक्ष जानना चाहता है कि भारत से पूछता है तुम किसके साथ खड़े हो, यूक्रेन के साथ या रूस के साथ। भारत ने बोला मैं तो न्यूट्रल हूँ। हालांकि मैं
भारत जनरली रूस का सपोर्ट करता है, क्योंकि रूस बुरे वक्त में भारत का सपोर्ट करता था। तो लेकिन भारत ने क्या बोला, मैं न्यूट्रल हूँ भाई, दोनों लोग बातचीत करके मामले को निपटाएं। तो ये कहने की कोशिश ये कह गई थी कि भाई भारत ने जो निर्णय दिया वो किससे दिया, किसी की दबाव में आकर नहीं किया, क्योंकि दबाव का मतलब है कि अमेरिका की बात मानना, तो ये दबाव भी हो जा सकता है। तो हमारा देश क्या है, एक संप्रभुत्व देश है। संप्रभुत्व मतलब ऐसी कंट्री जो स्वतंत्र होती है दूसरे देशों से निर्णय लेने में, किसी भी दूसरी पार्टी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। आपको एक कहानी से और समझा दें, संप्रभुत्ता का मतलब 1930 के समय, 1930 के समय की बात की जाए तो उस समय अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद करने के लिए एक बात की गई थी। भारत से बोला गया था कि भाई हम आपको आज़ाद कर देंगे, भारत के बड़े बड़े जो नेता थे, लेकिन हम तुमको संप्रभुत्ता नहीं देंगे, संप्रभुत्ता नहीं देंगे, या कह सकते हो कि तुम विदेश नीति हम संभालेंगे तुम्हारे, तुम्हें किस देश से लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, इस पूरी राजनीति में हमारा इंटरप्शन रहेगा। तो ऐसी अगर स्थिति हो जाती तो भारत आज विदेश नीति, यूके यानी कि कह सकते हो वर्तमान का जो यूनाइटेड किंगडम है अंग्रेज़ों का साम्राज्य, वह अपनी विदेश नीति को संभाल रहा होता। तो भारत के इस छोटे से शब्द का मतलब यह है कि भारत विदेश नीति में भी बहुत बड़ा अपने आप में स्वायत्त रहता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसको अलग तरीके से परेशान नहीं किया जा सकता है, वो सेल्फ निर्णय लेने में सक्षम होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर बात की जाए कर्तव्य की बात है, अधिकार की बात है, स्वतंत्रता, दंड, उपाय, इन चीज़ों के लिए भारत के हमारे कानून बनते हैं। तो वो कानून बनाने में क्या रहेगा, स्वतंत्र रहेगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार नहीं है किसी देश का। आप समझते हैं आगे। तो आगे समझते हैं हम दूसरा नियम इनका। जो नियम क्या बोलता है, विशिष्ट विधि शास्त्र यानी कि स्पेसिफिक। समझें, यह केवल किसी विशेष व्यक्ति, समूह, परिस्थितियों पर लागू होता है। इसे व्यक्तिगत कानून भी कहा जाता है। यह कानून विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। उदाहरण के तौर पे भारतीय संविधान अधिनियम 1872 या आयकर अधिनियम 1961। समझें क्या बताया क्या गया है। जैसे कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, जब दो लोगों के बीच संविदा होगी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी तो ये नियम लागू होगा। हर पूरे भारतवर्ष के लिए तो लागू होगा नहीं कि सभी लोग इसको लागू करें, भाई सभी लोगों पे लागू है। जब दो लोग किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या अधिनियम बनाएंगे, तभी लागू होगा। या आयकर अधिनियम मान लीजिए, जिन लोगों की इनकम 8 लाख से ऊपर है उन लोगों को भाई टैक्स देना है, और जिनकी नहीं है उनको नहीं देना है। तो स्पेसिफिक लोगों पे ही लागू हो रहा है ना। तो यही चीज़ होती है विशिष्ट के अंदर। ठीक है, अब समझते हैं प्रकृति के बारे में। तो विधि शास्त्र की प्रकृति क्या होती है, तो विभिन्न कानूनों से संबंधित जैसे अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्रता, कब्जा, दायित्व आदि का अध्ययन कराता है कौन, विधि शास्त्र। मतलब नेचर क्या है, किन चीज़ों की बात करी जाएगी विधि शास्त्र में। तो किसी भी देश के अंदर बनाए गए कानूनों में व्यक्तियों के अधिकार की बात की जाएगी। अधिकार मान लो भारत में मौलिक अधिकार हो जाते हैं, और तो मौलिक अधिकार मिले हैं, साथ में हमें कर्तव्य भी तो करने होते हैं कि भाई कर्तव्य में अपने देश के लिए आस्थावान बनना, अपने बच्चों को पढ़ाना, देश से गद्दारी नहीं करना, राष्ट्र के प्रति ईमानदार होना, ये हमारे कर्तव्य हैं। रही बात स्वतंत्रता से संबंधित या कब्जा से संबंधित, दायित्व यानी कि लाइबिलिटी से संबंधित, ये सभी चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये विधि शास्त्र के ही अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें, कुछ सवाल होते हैं कि विधि शास्त्र विभिन्न सवालों पर विचार करने की बात करता है। जैसे अगर बात करी जाए तो कानून कैसे बनता है, हाउ टू मेक लॉ, कि अगर हमें नियम बनाना है, कानून बनाना है, तो विधि शास्त्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। क्यों लागू होता है, कानून बन गया है, लागू क्यों करना है, क्या बगैर कानून के लोग नहीं चल सकते हैं। आज से पहले जो समाज थी 5 या 10 हज़ार साल पहले, उस समय भी लोग रह रहे थे, आदिवासी थे, उस समय कानून नहीं था। तो लागू करने से बेनिफिट क्या है, लोगों के जीवन में इस कानून की भूमिका क्या है। तो इसमें क्या होता है, समाज सुरक्षित हो जाती है, एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। और लोगों की भूमिका से क्या होता है, लोग भी सुरक्षित हो जाते हैं। जब कानून को आप मानोगे, हम मानोगे, तो दोनों लोग मिलकर के बैलेंस तरीके से इस लाइफ को चला सकते हैं। नहीं एक जिसकी इच्छा हुई किसी को भी मार पीट सकता है, ये चीज़ें होती हैं।
तो इसके तहत आप यह भी देख सकते हैं कि न्याय कैसे किया जाना चाहिए, समाज में न्याय का आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, कि अच्छी समाज में न्याय का मतलब क्या होता है। एक कह सकते हो स्टैंडर्ड लॉ तैयार हो जाता है जिसके माध्यम से उसको सभी लोग मानते हैं और न्याय बनना शुरू हो जाता है। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो इस पूरे सेगमेंट से हम यही सीखेंगे, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो यदि हम यह जानने की कोशिश करें कि हत्या के कानून की अगर बात की गई तो इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही तो है, मानव जीवन की रक्षा करना और अपराधी को दंडित करना, ये उद्देश्य हो गया। विश्लेषण की बात की जाए अगर तो ये विधि शास्त्र के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि हत्या के कानून को अगर हमें समझना है तो सही तरीके से अगर इंटरप्रिटेट कौन करेगा, ये करेगा विधि शास्त्र, क्योंकि विश्लेषण यानी कि इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति किसके पास है, केवल और केवल विधि शास्त्र के पास है। तो ये इसका निष्कर्ष निकल आता है। अगर बात की जाए तो विधि शास्त्र कानून की नींव को समझने का एक अच्छा तरीका या माध्यम हो सकता है। जब भी बड़े बड़े जजेस जो होते हैं वो किसी भी जजमेंट को लाने में थोड़ी असमर्थ महसूस कर रहे होते हैं तो उसके ढांचे को समझने के लिए विधि शास्त्र का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि राम मंदिर से जुड़ा मुद्दा आया था, तो इसमें क्या था, बड़े से बड़े ज्यूरिस्ट जो थे, आपके जजेस थे, उन लोगों ने क्या किया कि कानून की नींव को समझा सही तरीके से कि कोई गलती ना हो हमारे जजमेंट से, जिससे समाज में कोई भी व्यंग्य समस्या पैदा हो जाए। तो उस नींव यानी कि मूल ढांचे को समझ करके अपने निर्णय दिए। तो विधि शास्त्र ही ऐसी चीज़ है जो किसी भी कानून के मूल ढांचे को समझा सके। यह बताता है कानून का विकास कैसे हुआ और समाज में इसका क्या महत्व है। आखिरकार कानून बना कैसे, तो ये चीज़ आपको विधि शास्त्र ही बताएगी। और समाज में इस कानून की ज़रूरत क्या है, तो ये चीज़ भी विधि शास्त्र ही बताएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कुछ मानक प्रणालियाँ और मानक के बारे में, यानी जो शब्द था नॉर्म्स या नॉर्मेटिव सिस्टम, इसको भी समझते हैं। अगर बात की जाए नॉर्म्स यानी कि मानक की, तो क्या होता है इसको समझें। नियम या आचरण के वे नियम जिनका पालन समाज के सभी लोग करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मानक या नॉर्म्स बोलते हैं। आचरण के वे नियम जिनका पालन समाज के सभी लोग करते हैं, उनको हमने नियम यानी कि मानक की उपाधि दे दी। सरल शब्दों में बात की जाए कि नियम या मानक प्रणाली के उन नियमों की एक व्यवस्था है जो समाज के अलग अलग हिस्सों में लागू होती है। कौन कौन से, जैसे आप समझें, मानक को समझिए। कानून में अपने मानक हैं कि भाई आपने सिग्नल तोड़ा तो इस स्थिति में, आपने सिग्नल तोड़ा तो इस स्थिति में आपको क्या होगा, फाइन देना होगा। धर्म के अपने कानून हैं, कानून यानी कि नॉर्म्स या मानक हैं कि हिंदू धर्म में आप अंदर जाओगे, अंदर जाने से आपको उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है। मुस्लिम धर्म में आपको सर को झुका करके अदा करनी है ना। खेल में भी नियम क्या होते हैं भाई, कि जो गेम्स होते हैं उन गेम्स में देखा होगा क्रिकेट के नियम अलग हैं, 11 खिलाड़ी खेलेंगे हैं, 6 गेंदों के अंदर 1 ओवर तैयार होता है। क्या क्या है, ये मानक हैं। और संगठन ऑर्गेनाइजेशन कोई तैयार की जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अपने मानक तैयार हो जाते हैं कि भाई एक सचिव होगा, एक सेक्रेटरी जिसको सचिव बोलते हैं, एक मैनेजर होगा, एक खजांची होगा, इन लोगों की यह काम है। तो मानक सेट किए जाते हैं, उनको मानक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मानक प्रणालियों को समझते हैं। जैसे हमने खेल के बारे में समझा कि क्रिकेट में रन बनाने और फील्डिंग के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, है ना। भाषाओं में ग्रामर से जुड़े हुए, जैसे अंग्रेजी भाषाओं के वाक्यों को सही प्रयोग में लाना, कि भाषा बनी, अंग्रेजी की जो ग्रामर कैसे बनी उसके भी तो मानक बना दिए भाई, कि जब कोई सेंटेंस को बना रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ग्रामर रूल पता होने चाहिए, उनको जैसे ही रखेंगे तो उन मानक के तहत पूरी दुनिया के लोग भी वैसा ही रख रहे होते हैं। तो इसके तहत हम जुड़ जाते हैं, किसी एक रूल से जुड़ जाते हैं, वो भी तो एक विधि है। अगर बात की जाए धार्मिक प्रणाली की, तो जैसे मंदिरों में, मस्जिदों में अलग अलग तरीके से मानकों के तहत हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, आचरण के तहत पूजा पाठ करते हैं, है ना। उसके बाद
अलग अलग क्लबों में जाके देखेंगे या किसी संगठन में जाके देखेंगे तो सभी संगठन या क्लब की अपनी अपनी एक मानक प्रणाली होती है कि हमारे संगठन से जुड़ने के लिए आपको इन मानकों को पूरा करना होगा। आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, आपका भारत का होना निवासी ज़रूरी है, आपके ऊपर कोई केस ना चल रहे हो, तब जा कर के हम आपको इस क्लब में जोड़ेंगे। तो ये मानक हैं। प्रथाएं ये थोड़ी सी आपको हिंदू धर्म के अंदर देखने को मिल जाएंगी या फैमिली लॉ में। अभी समझा देते हैं। समाज में चले आ रहे पुराने रिवाज और प्रथाओं के नियम जैसे शादी के रीति रिवाज, ये भी तो मानक हैं। हम देखते हैं भाई हिंदू धर्म से अगर शादी होती है तो हिंदू धर्म की शादी में 7 फेरे लेना ज़रूरी होता है, तभी उस शादी को पूर्ण माना जाता है। ये तो हमारा कोड भी बोल रहा है। तो ये क्या है, कस्टम्स होते हैं। कस्टम्स मतलब प्रथाएं होती हैं। तो जैसे ही पुराने समय से हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं वो भी मानक का रूप ले लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में समझते हैं कि जो धार्मिक नियम होते हैं मंदिर या मस्जिद में कैसे व्यवहार करना है, और ये नियम धार्मिक मानकों के होते हैं। जैसे कानून का मानक सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना, तो ये भी एक कानूनी नियम होता है, जैसे कि हमने पहले समझा दिया है आपको। और यही अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि निष्कर्ष में हमें बस इतना समझना है कि जो लीगल सिस्टम होता है ये एक विशिष्ट मानक प्रणाली है। विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, स्पेशल है, जहाँ नियमों का पालन ना करने पर दंड दिया जाता है। मतलब आपने किसी ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा तो आपको फाइन देना बिल्कुल निश्चित है, आपको फाइन देना होगा, आप चाहे फिर कोई भी बने रहें। आपने मर्डर किया तो आपको सज़ा मिलना तय है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये भाई इनकी कानून प्रणाली से आपसे कोई भी गलती होती तो आपको माफ़ नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, और अन्य चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, कानून की मानक प्रणाली और मानक व्यवस्था को समझते हैं। तो इसमें देखेंगे कि कानून प्रणाली क्या होती है। तो राज्य समाज में नियम बनाते हैं, यानी कि जो राज्य को इसको बोलेंगे देश को, समाज में नियम बनाते हैं। इसका मकसद क्या है, व्यवस्था और न्याय बनाए रखना। क्या मकसद है इसका, व्यवस्था और न्याय बनाए रखना। क्यों कि व्यवस्था बनी रहेगी, एक दूसरे को कोई परेशान ना करे और अच्छे तरीके से आसपास की चीज़ें व्यवस्थित रहें। पार्क है, रोड है, नल है, हॉस्पिटल है, क्या है, ये व्यवस्थाएं हैं। साथ में न्याय भी बनाए रखें। तो इसलिए भी तो कानून बनाए जाते हैं कि भाई न्याय बनाए रखे। भाई हमारा इच्छा हुई आपको जाकर थप्पड़ मार दिया, आपकी इच्छा हुई आपने किसी को जाकर के मर्डर कर दिया, तो ये क्या है, ऐसा तो नहीं कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के लिए नियम है। वही मर्डर करोगे तो सज़ा हो जाएगी, तो डर तो रहेगा। तो क्या होता है, राज्य को कंट्रोल करने के लिए ऐसे नियम बनाने होते हैं। आप समझते हैं मानक व्यवस्था क्या होती है ना। तो मानक व्यवस्था जो बात की जाए तो नियमबद्ध प्रणाली है। इसमें नियमों का पालन और अधिकारों की रक्षा होती है। तो मानक व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि नियमों का पालन कराना है लोगों से, और अधिकारों की उनकी रक्षा भी करनी है। कि भाई हम नियमों का पालन कर रहे हैं, हमारे लिए कानून तोड़ने पर ट्रैफिक वालों ने 1000 का फाइन दे दिया, कोई बड़ा नेता आया उसने कानून तोड़ा तो उसके लिए नहीं है। तो क्या अधिकारों की रक्षा हो रही फिर आपकी, नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में आपको बुरा लगता है। तो ये सभी के लिए समान रूप से लागू भी होना चाहिए। बशर्ते ट्रैफिक नियम की बात की जाए तो इस लागू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा तो आपको देखने को मिलता है कि जनरली ये होता है। तो लीगल सिस्टम को अगर बात करें तो एक मानक व्यवस्था है। इसमें अन्य मानक प्रणालियों से कुछ अंतर और कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। क्या क्या, देखिए, सभी प्रणालियां समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। कोई भी प्रणाली है समाज को रेगुलेट करने का काम करेगी। पहली समानता है किसमें, कानून की लीगल प्रणाली में। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये मानक से तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर बात की जाए क्रिकेट के भी अपने मानक हैं, लेकिन हमारे कानून के मानक क्रिकेट से अलग हैं। क्रिकेट में आपने किसी को लात मार दी तो लात मारने पे क्रिकेट में भाई येलो कार्ड दिखा दिया जाएगा कि भाई तुमने दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें खेल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वही लात हमने तुम्हें वैसे ही मार दी मार्केट में चलते, तो भाई इसके लिए तुमको केस कर सकते हो, FIR दर्ज करा सकते हो कि इस व्यक्ति के द्वारा भरे बाजार में हमें मारा गया, हमारी इज्जत भी खराब हुई, साथ में मारा गया। तो हमें कुछ धाराओं के तहत जेल भेजा जाएगा या हमारे ऊपर ट्रायल होगा। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो उस तहत हमें सज़ा दी जाएगी, है ना। तो ये क्या होता है, अलग अलग मानक व्यवस्थाएं होती हैं। तो समानताएं
है ना। लेकिन बस अंतर क्या है कि और जगह पे गलती करने पर आपको दंड नहीं मिलेगा और कानून में गलती करने पर आपको दंड मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एलिमेंट्स को समझते हैं। तो कानून की प्रणाली के मुख्य एलिमेंट की बात की जाए तो यह समाज के आचरण को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं कि भाई समाज के आचरण को अगर हमें कंट्रोल में लाना है तो ऐसे नियम बनाने होंगे। किसी की भी इच्छा हुई किसी को मारने की, वो मार के चला जाए। किसी भी की इच्छा हुई भाई तुम्हारे घर में अच्छा सामान है भाई चोरी कर लिया। अब भाई कोई तो कुछ कर नहीं पा रहा है क्योंकि भाई नियम ही नहीं है। तो ये क्या होते हैं, समाज को नियंत्रित करते हैं, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। ये मुख्य एलिमेंट होता है लॉ का। अगर बात की जाए यहाँ पे तो अदालतें जो होती हैं उनका काम क्या होता है, कानून की व्याख्या और विवादों का समाधान करना। ठीक है, कानून की व्याख्या करना और विवादों का समाधान करना। आपको पता होगा कि कानून की इंटरप्रिटेशन कौन करता है अंततः। जब कोई भी कानून बन के तैयार हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ऐसा नहीं है, हमारे पास लेके आइए पहले इसको, हम बताएंगे कितना सही है कितना गलत है। अगर जितना सही होगा उतना लागू करेंगे, अगर हमारे संविधान के मूल ढांचे से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको खारिज कर देंगे, फिर से बना के लाओ। तो कौन कर रहा है, अदालतें कर रही हैं। और समस्याओं की समाधान करते हैं। हम कोई विवाद लेके पहुंचते हैं तो उस विवादों के लिए भाई ट्रायल करते हैं, उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है उस हिसाब से आदेशित करते हैं। सरकारों का काम आपको पता ही है, क्या करती हैं, कानून बनाती हैं। कानून बनाना बड़ी बात नहीं, कानून को लागू करने की पूरी ताकत वैसे तो सरकार के पास होती, व्याख्या करेगी भाई कानून को लागू कर दिया। लागू करने में संविधान के तहत अगर कोई कानून सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा या फिर उससे बोलेंगे कि इन पॉइंटों को आप सुधार के लाओ। ठीक है, वकील और न्यायाधीश का काम क्या होता है, कानून के आधार पर न्याय प्रदान करवाना। कहने की बात है, वकील भी न्याय प्रदान कराने में मदद करता है और न्यायाधीश भी न्याय को आप तक पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट तत्व हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि जो भारत का संविधान है हमारे देश की कानून प्रणाली का सबसे बड़ा मानक है कि भाई हमारे देश में कानून कैसे चलेंगे, वो हमारा भारत का संविधान निर्णय देता है, ना कि कोई और। इसमें कानूनों का ढांचा दिया गया है जिसके अनुसार सरकार, न्यायपालिका और नागरिकों के लिए काम करना होता है। तो क्या होता है कि सरकारें कैसे काम करेंगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, ये सभी चीज़ों के बारे में संविधान में दिया गया है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। आपको संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के नाम से आपको सब्जेक्ट मिलेगा आपके लॉ के सिलेबस में। उसका मतलब यही होगा कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 2 पार्ट में रहेगा। पहला रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, दूसरा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या क्या चीज़ें, तो वो फर्दर में लेगा। मानक व्यवस्था की कुछ फ़ायदे, अगर जहाँ जहाँ मानक होते हैं तो वहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं, जैसे कि न्याय की गारंटी मिलना तय है। इससे क्या हो जाता है, सुनिश्चित हो जाता है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, कि जो भी पीड़ित है उसको आसानी से न्याय मिले। अगली यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है कि सभी के लिए, नागरिकों के लिए कानून समान रूप से लागू होता है। आप बड़ी जाति से हो, आप छोटी जाति से हो, आपने अगर गलती की है तो आपको सज़ा मिलेगी। कानून में किसी को माफ़ी नहीं दी जाती है, सभी लोगों को समान रूप से तौला जाता है और समान रूप से उन लोगों के ऊपर कानून लागू होता है। अगर बात की जाए सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, तो ये सुरक्षा बनाए रखने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए समाज पर लगाया जाता है। कि इससे क्या होता है कि भाई तुम मर्डर करोगे तो सज़ा होगी, तो डर हो गया, इस चक्कर में तुम शांति बनाए रखोगे और हम सुरक्षित बने रहेंगे। ये चीज़ें छोटी छोटी बातें होती हैं। निष्कर्ष की बात की जाए तो यह एक मानक व्यवस्था जो समाज में अनुशासन बनाए रखने और न्याय दिलाने के लिए काम करती है। यह नियमों के एक निश्चित ढांचों पर आधारित होती है जो समाज के सभी लोगों को समान रूप से लागू होते हैं। तो ये चीज़ें ये निष्कर्ष के तौर पे समझ सकते हो। अब कानून की परिभाषा को समझते हैं। आखिर कानून की परिभाषा क्या होती है। तो कानून
की बात की जाए, कानून यानी कि लॉ एक ऐसा नियम है जो राज्य द्वारा लागू होता है, लागू यानी इन्फोर्स्ड होता है। इसका पालन सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से करना होता है। किसी भी देश में कानून ऐसे लागू नहीं होता है कि ये कानून लागू कर रहे हैं, इसमें केवल और केवल इतने लोग मानेंगे, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो ये पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से मानना होता है। तो ये नेसेसिटी होती है, मैंडेटरी होती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखोगे। बाकी अन्य मानक जो होते हैं वो मानक कैसे होते हैं कि उस विशेष क्षेत्र में ही माने जाते हैं। अगर परिभाषाओं की बात की जाए तो ऑस्टिन ने कानून की कैसी परिभाषा दी? अभी विधि शास्त्र की दी थी उन्होंने, अब ये कानून की परिभाषा। तो इन लोगों के नाम रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या परिभाषा दी इन्होंने? कानून की परिभाषा दे रहे हैं। कानून क्या है? राज्य द्वारा दिए गया आदेश है। राज्य ही आदेश दे रहा है, क्योंकि राज्य द्वारा जब लागू किया जा रहा है तो राज्य द्वारा दिया गया आदेश है जिनका पालन करना अनिवार्य है। कितनी सिंपल परिभाषा है कि राज्य द्वारा कोई भी कानून लागू किया जाता है उसको सभी लोगों को मानना है। इन्होंने इसी बात को थोड़ा सिंपल भाषा में लिख दिया। कानून वह है जो राज्य द्वारा दिए गए आदेश हैं जिनका पालन सभी लोगों को अनिवार्य रूप से करना है, यानी कि इस तरीके की परिभाषा है। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो सामान्य में किस तरीके से परिभाषा दी है, तो उनका कहना है कानून वह विज्ञान है जिसे न्यायालय या कोर्ट लागू करता है। तो भाई कोर्ट ही लागू करेगा कानून को। भाई कानून को इन्फोर्स करने के बाद राज्य ने इन्फोर्स तो कर दिया, इन्फोर्स करने के बाद उस चीज़ को सुचारू रूप से चलाएगा कौन? भाई आईपीसी के तहत अगर किसी व्यक्ति को सज़ा दी जा रही है तो सरकार सज़ा थोड़ी ना देगी, कौन देगी? न्यायालय देगी। तो न्यायालय उसको रन करती है। तो ये बता रहे हैं कि भाई न्यायालय के द्वारा जो रन कराए जाने वाली पूरी व्यवस्था उसको कानून बोलेंगे। तो ये सामान्य के द्वारा बोला गया है। उदाहरण के तौर पे कानून में कहा गया है कि चोरी करना अपराध है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कानून की अगर स्वरूप की बात करी जाए तो कानून की स्वरूप की बात करें तो नियमों का समूह होता है। हमें पता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। हर आर्टिकल्स अलग अलग बातें कर रहा होता है। तो निश्चित नियम हो गए ना उसमें, अनिश्चित तो है नहीं कोई हवाई बात। जो फिक्स है उसी चीज़ को हमें मानना है और उन सभी चीज़ों को सभी को मानना होता है। तो कानून का क्या होता है? एक कह सकते हो नियमों का स्वरूप या नियमों का समूह होता है। अगर बात करी जाए तो यह आदेशात्मक या प्रोस्पेक्टिव कानून के आचरण के लिए नियम तय करता है जिसे सभी को मानना होता है। कहने की बात है इस मानक को सभी लोगों को मानना जरूरी है। अगर नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। तो कानून इस तरीके का होता है। प्रभावी होता है, यानी कि कानून को लागू करने के लिए दंड की व्यवस्था होती है। कोई किसी चीज़ को लागू कराना उसके लिए दंड दे दो, आप नहीं मानोगे तो हम तुम्हें इस तरीके से दंडित करेंगे, तो अब तो सबको मानना होगा। तो ये कानून का स्वरूप हो जाएगा। सार्वजनिक हित के लिए होता है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। जब कानून का मकसद समाज के हर व्यक्ति के लिए उसके हितों की रक्षा करने के लिए होता है। भाई हम इसलिए ही तो लागू कर रहे हैं कि समाज सुरक्षित रहे, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार का अहित ना हो सके। तो इस सार्वजनिक हित के लिए भी होता है। कानून के प्रकार समझें तो कानून के प्रकार में आता है प्राकृतिक लॉ, या यह नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है, यानी कि इसी को नैसर्गिक नियम बोलते हैं। नैसर्गिक शब्द को ही हम नेचर या प्राकृतिक बोलते हैं, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है। जैसे चोरी करना गलत बात है, ये नैतिक बात है ना, कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति से अपशब्द बोलना गलत बात, ये भी तो नैतिक बात है। तो ये नैतिक मूल्यों पर ही आधारित होता है प्राकृतिक लॉ। तो लॉ बनते भी ऐसे ही है। जब किसी अच्छी चीज़ को बार बार रिपीटेडली सालों से किया जा रहा है, उसको उठा करके हमने किताब में लिख दिया, वो क्या बन गया? लॉ बन गया। अगर बुरी चीज़ों को लिख दिया, वो रीति रिवाज भी बन जाते हैं। कुछ बुरी चीज़ें भी रीति रिवाज होती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी रीति रिवाज होती हैं। जनरली कुछ बुरी चीज़ें ही रीति रिवाज में होती हैं, और अच्छी चीज़ों को रख दिया, उसको हमने कानून में रख दिया। ठीक है। तो संवैधानिक कानून की बात की जाए, सांविधिक कानून की बात की जाए, इसको स्टैचुटरी लॉ, यानी कि कानून संसद या विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। कि जो भी आपके विधिक कानून होते हैं, विधिक मतलब जिसमें विधि हो,
कि भाई किस तरीके से चीज़ों को मानना है। हर सेक्शन में अपनी बात कही जा रही है, आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसी सज़ा मिलेगी। तो ये विधि हो गई। तो ऐसी विधि कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। संसद कौन होती है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों मिल जाती है, इसको ही संसद बोलते हैं। और साथ में राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी होते हैं। तीनों का पूरा ग्रुप को ही संसद बोला जाता है। तो इसके द्वारा बनाए गए जो कानून होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सांविधिक कानून। अच्छा, विधायिका, इसको ही दूसरी भाषा में विधायिका बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों की ग्रुप को जोड़ दो तो विधायिका बन जाती है, जिसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब जो विधायन को तैयार करे। विधायन मतलब विधि, विधि मतलब नियम। तो ये सभी चीज़ें एक ही होती हैं। अब आपराधिक कानून की अगर बात की जाए तो समाज के खिलाफ कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। आपको पता है क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि कुछ भी आपने समाज के खिलाफ ऐसे कोई काम किए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दंड मिलना तय है। किसी भी व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया, रेप किया, तो ऐसी स्थिति में उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको तो दंड मिलना तय है। तो क्या होता है? आपराधिक कानून भी इस तरीके से बनाए जाते हैं। नागरिक कानून यानी कि जो सिविल मामलों को निपटाने के लिए नागरिक कानून को बनाया जाता है। तो ये कानूनी के प्रकार पड़ रहे हैं कि प्राकृतिक कानून मतलब नैतिक नियमों से बने, सांविधिक कानून विधायिका ने बनाए, आपराधिक कानून भी विधायिका बनाती है। लेकिन आपराधिक कानून में क्या होता है? दंड करने, कोई भी आपने समाज के खिलाफ कोई ऐसा काम किया तो आपको दंड मिलना तय है। नागरिक यानी कि सिविल लॉ में जब लोगों के बीच विवाद हो जाता है, ज़मीन, प्रॉपर्टी, परिवार से लेकर के या बीवी बच्चों की तलाक से लेकर के, तो सिविल लॉ में चले जाते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस रहेगी। इस प्रैक्टिस में कुछ 10 क्वेश्चंस हैं। इस 10 क्वेश्चन से हम पूरे आगे की चीज़ों को रिवीजन कर लेंगे। तो प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या कानून का निर्माण है, या कानून की बुनियादी समझ विकसित करना है, या दंड प्रावधानों का अध्ययन करना है, या धार्मिक नियमों का अध्ययन करना है? तो विधि शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून की बुनियादी समझ विकसित करना। मतलब जो मूल ढांचा होता है उस समझ को विकसित करने के लिए हमें विधि शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ इससे क्लियर हो जाती है। अगला अगर शब्द आता है कि जुडिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र, जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो क्या है अर्थ इसका? इसका अर्थ क्या कानून के सिद्धांतों का अध्ययन, न्यायालयों का अध्ययन, या सामाजिक आदर्शों का अध्ययन है, या प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है? तो ये क्या है? कानून के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। जैसे कि हमने शुरुआत की कई परिभाषाओं में समझा कि कानून की प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन चीज़ों की अगर बात की जाए हमें स्टडी करनी है तो वो जुडिस्प्रूडेंस के अंदर करनी होती है। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो जॉन ऑस्टिन जो व्यक्ति आपके विधि शास्त्री थे, उन्होंने जुडिस्प्रूडेंस को किस रूप में परिभाषित किया? तो जॉन ऑस्टिन ने जुडिस्प्रूडेंस की क्या परिभाषा दी, यह पूछा गया है। तो इन्होंने दी कि यह कानून का विज्ञान है। कानून का विज्ञान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? नॉर्म्स यानी कि नियम किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत विचार को कहते हैं, समाज में पालन किए जाने वाले नियमों को कहते हैं, या कानूनी दंड या नैतिक अनियमितताओं को कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? समाज में पालन किए जाने वाले नियमों को हम नॉर्म्स यानी कि मानक या नियम कहते हैं। ठीक है। अगला हमारा रहेगा, कानून प्रणाली का प्रमुख अंतर क्या है? तो कानून प्रणाली का प्रमुख अंतर क्या है? इसमें दंड का प्रावधान होता है। किसका प्रावधान होता है? दंड का। क्योंकि और प्रणालियों में दंड नहीं मिलता है। क्रिकेट में गलती करने पर आपको बाहर तो निकाल दिया जाएगा लेकिन दंड नहीं मिलेगा। कानून में गलती करने पर आपको सजा मिलेगी। कानून की वैज्ञानिक परिभाषा किसने दी थी? तो कानून की वैज्ञानिक परिभाषा हॉलैंड ने दी। तो ये थोड़ा आपका आउट ऑफ इस पूरी पीडीएफ से था, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए कानूनी प्रणाली और अन्य मानक प्रणालियों में क्या समानता है, तो बात की जाए कानूनी प्रणाली और मानक प्रणालियों में क्या समानता है, वो है केवल नियमों का पालन करना। नियमों का पालन करना ये समानता है। लेकिन कानूनी प्रणाली में एक असमानता है कि यहाँ पे दंड दिया जाता है, अन्य जगह पे दंड नहीं दिया जाता है। कानून का पालन ना करने पर क्या होता है? दंड दिया जाता है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन है कानून आखिर है क्या? तो कानून क्या है? राज्यों द्वारा किए गए, लागू किए गए नियमों का एक संग्रह है, वो कानून है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस प्रकार की प्रणाली को आदर्श प्रणाली कहा जाता है? तो आपकी जो सभी नियमों और मानकों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? आपके नियमों की आदर्श प्रणाली कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट के माध्यम से भी समझ सकते हैं आप। बाकी मैंने आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम और अन्य आईडियों की लिंक दे दी है, जिससे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ करके किसी भी इस टॉपिक से जुड़े कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आई होप अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताएं।